नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से जल्दी। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि पर्सनैलिटी अपन पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? व्यक्तित्व। अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। ठीक है, अपने व्यक्तित्व चल रहा था, पर्सनैलिटी की अपन बात कर रहे थे और उसमें मैंने आपको परिभाषाओं के बारे में बात करी और व्यक्तित्व क्या होता है, किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं और सिद्धांत, जो जो अपन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अपन चर्चा करें। पिछली वाली क्लास में अपन ने बात की थी कि सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत अपन बात करने वाले थे। सिगमंड, मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति को आधार माना था। किसको आधार माना था? मूल प्रवृत्ति के आधार माना था और उसके आधार पर दो प्रकार दिए थे, व्यक्तित्व के प्रकार नहीं दिए थे। मूल प्रवृत्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण था, यानी कि वर्गीकरण किस प्रकार किया था कि इन्होंने इरोस और थेनेटोस दो चीजें मानी थी। इरोस और थेनेटोस यानी कि दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है और इन दोनों मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही इन्होंने मन और मस्तिष्क के चेतना को भाग माना। किसको भाग माना? चेतना को। और मन और मस्तिष्क के आधार पर चेतना के तीन प्रकार बताए। कौन कौन से बताए थे? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। कहां तक? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन तक बात हो चुकी थी। अब इसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिया था चेतन मन अर्धचेतन। इन्होंने क्या था, सिगमंड फ्राइड का एक प्रयोग था, एक प्रयोग करके बताया था इन्होंने और उस प्रयोग का नाम था हिमसेल का प्रयोग। क्या नाम था? हिमसेल का प्रयोग। इस हिमसेल के प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने चेतन मन को, अर्धचेतन मन को और अचेतन मन को समझाने की कोशिश की। अब वो प्रयोग क्या था उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया था कि मान लो ये पानी का एक टब है। क्या बताया था इन्होंने? ये पानी का एक टब है। ये मैंने क्या ले लिया, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा बनाएंगे ताकि लिखना भी अपन को। इधर देखते, देखो ये पानी का एक टब है। इसमें क्या करा, ये पानी भरा हुआ है यहां तक, यानी कि आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भर दिया मैंने। और ये जो प्रयोग है ये कौन सा प्रयोग कहलाता है? हिमसेल का प्रयोग कहलाता है। कौन सा प्रयोग कहलाता है? हिमसेल का प्रयोग कहलाता है। अब ये पानी भर दिया, इसमें एक टब है, उसमें पानी ले लिया, उस पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। जैसे अपन, आपने देखा होगा घर में अपन एक गिलास रहता है, उसमें पानी का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। किसका टुकड़ा डालते हैं? बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। तो आपने देखा वो कभी वो डूबता नहीं है। वो किस तरह से जाएगा कि इस तरह से वो डूबेगा। जैसे मान लो बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है? ये बर्फ का टुकड़ा है। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये बर्फ का टुकड़ा था। ठीक है, दिख रहा है सभी को? सभी को अच्छे से दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये पानी का टब है, ये वाला तो टब है और ये बर्फ का टुकड़ा है, मैंने इसमें डाल दिया। अब देखो पानी कहां तक भरा हुआ है? यहां तक भरा हुआ है और ये पानी के ऊपर भाग निकला हुआ है। ये तो जो यहां से यहां तक का भाग है, जो यहां से यहां तक का भाग है, ये तो क्या हुआ है? पानी में डूबा हुआ है। यानी कि ये जो डूबा हुआ भाग है ये वाला है। तो इस डूबे वाले भाग को तो क्या बताया? अचेतन मन बताया। अचेतन मन बताया। किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने। यानी कि सिगमंड फ्राइड की तुलना किससे करिए? एक पानी में, टब में डूबते हुए बर्फ के टुकड़े से। यानी कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है, आप इसको संपूर्ण मस्तिष्क मान सकते हो। क्या मान सकते हो? संपूर्ण मस्तिष्क। और ये जो पानी का टब है इसको एनवायरमेंट मान सकते हो। ठीक है, तो ये संपूर्ण मस्तिष्क है जो बर्फ का टुकड़ा डूबा हुआ है। यानी कि जो डूबा हुआ भाग है ये कौन सा भाग है? संपूर्ण मस्तिष्क का अचेतन मन। यानी कि संपूर्ण मस्तिष्क का जो बर्फ का टुकड़ा डूबा हुआ है वो किसका? वो संपूर्ण मस्तिष्क के मन का, मन और मस्तिष्क के कौन सा भाग कहलाता है? अचेतन मन कहलाता है। जबकि ऊपर निकला हुआ भाग, यानी कि जो यहां तक का भाग है, ये क्या कहलाता है? चेतन मन कहलाता है। क्या कहलाता है? चेतन मन। इधर लिखता हूं चेतन मन।
क्योंकि अपन अचेतन मन की उधर बात कर लेंगे। ये क्या कहलाता है? चेतन मन कहलाता है। कौन सा मन कहलाता है? चेतन मन। यानी कि सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन की तुलना उस बर्फ के टुकड़े से की है। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन की उस बर्फ के टुकड़े से, उस भाग से की है जो पानी में डूबा हुआ नहीं है। ठीक है। और अर्ध चेतन मन, देखो आपने देखा होगा जैसे अपन पानी के गिलास में बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो जो बर्फ का टुकड़ा है वो हिलता रहता है, बहुत बार जिग जैग की फॉर्म रहती है, इस तरह से करता रहता है वो। यानी कि कभी बर्फ का टुकड़ा अंदर जाएगा, कभी बाहर निकलेगा, कभी जाएगा फिर कभी बाहर निकलेगा, कभी जाएगा कभी बाहर निकलेगा। यानी कि जिग जैग वाली फॉर्म बढ़ती है। आपने देखा होगा कभी जाएगा अंदर कभी नहीं जाएगा। तो यह वाली जो स्थिति है, ये बीच वाली जो स्थिति है, ये वाली, तो ये वाली स्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन। यानी कि अर्धचेतन मन क्या हुआ इस बर्फ के टुकड़ा के में अनुसार? सिगमंड फ्राइड ने अर्धचेतन मन की बर्फ के उस भाग से की है। क्या बोल रहा हूं मैं? सिगमंड फ्राइड ने अर्धचेतन मन की तुलना जो करी है बर्फ के उस भाग से की है जो कभी तो चेतन मन में जाता है, कभी अचेतन मन में जाता है। यानी कभी तो बाहर निकलता है, कभी डूब जाता है। तो वो जो वाला भाग होता है जो मार्ग का कार्य करता है, क्या कौन सा कार्य करता है? जो मार्ग का कार्य कर रहा होता है उसको अर्धचेतन मन कहा है। और ये वाला प्रयोग किसका था? हिमसेल का प्रयोग कहलाता है। फिर से समझाता हूं। सिगमंड फ्राइड ने क्या किया? एक टब लिया, यानी कि पूरा मस्तिष्क ले लिया, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। जो संपूर्ण बर्फ का टुकड़ा है 100%, ये तो क्या हुआ? 100% है। और इसमें जो बाहर निकला हुआ भाग है वो तो है चेतन मन। कौन सा है? चेतन मन। जबकि जो अंदर डूबा हुआ भाग है वो है अचेतन मन। और जो जिग जैग वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली स्थिति, ये वाली जो स्थिति है ये है अर्धचेतन मन की। कौन सी है? अर्धचेतन मन की। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए मुझे, सभी को समझ में आया? सभी को समझ? देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये यहां से व्यक्तित्व के प्रकार स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्तित्व के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए थे। कितने प्रकार दिए थे? 3 प्रकार दिए थे। वो तीनों प्रकार चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इन तीनों से रिलेटेड रखते हैं। यानी कि कौन सा भाग, जब वो व्यक्तित्व के कौन सा भाग प्रकार काम करेगा तो उसमें मन कौन सा काम करेगा, तब ये बताएंगे सिगमंड फ्राइड। इसी अनुसार इनको पढ़ा जाता है, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चेतन मन की, अर्धचेतन मन की और अचेतन मन की। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यह मस्तिष्क का देखो इससे छोटा भाग है ना, तो क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है। कौन सा भाग? चेतन मन। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? चेतन मन आना चाहिए। कितना होता है? तो इसकी बात करेंगे। कितना होता है? 10% होता है। कितना होता है? 10%। किसका 10%? इस संपूर्ण मस्तिष्क, यानी कि जो संपूर्ण मन है, कितना है? 100%। उसका 10% कौन सा है? चेतन मन है। या फिर अगर आपसे भाग पूछ लेता है कितना भाग है? 1/10वां भाग है। कितना भाग है? 1/10वां भाग है। 10वां भाग है। ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? अब और बात करें, इसमें ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय होता है। इसमें ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय होता है। देखो सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय होने से मतलब क्या है? देखो अपन जो नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, यानी कि जब अपन किसी भी चीज को दबाव पूर्वक सोचने की स्थिति में होते हैं, यानी कि अपन को कोई सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, एग्जांपल समझना, मैथ्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सा मैथ्स पढ़ रहे हैं, तब ना अपना मन कौन से काम करता रहता है? अचेतन भाग में काम करता रहता है। यानी कि कभी अपना मन बाहर भी चला जाता है, कभी मैथ्स में भी चला जाएगा, कभी मोबाइल देखने लगे, तब तो अपना मन कौन सा है? अचेतन मन का है। लेकिन जब अपन उस क्वेश्चन को प्रॉब्लम आने लगी, अब अपन क्या करें कि यार मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो दिमाग पे क्या डालेंगे? अब जोर डालेंगे। क्योंकि जोर किस लिए डालना पड़ता है? क्योंकि जो अपना मन रहता है वो अर्धचेतन में काम करता है। अर्धचेतन का मतलब कभी आप पढ़ रहे हो, आपका मोबाइल में ध्यान चला गया, कभी पढ़ाई में ध्यान चला गया, यानी कि ये मार्ग का काम कौन कर रहा है? अर्धचेतन मन कर रहा है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ रही है कि यार मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, अब मैथ्स का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करोगे? दिमाग पे जोर डालोगे।
और दिमाग पे जोर डाल के आप इतने क्वेश्चन बार बार करते जाओगे, रिसर्च करते जाओगे, बार बार पढ़ते जाओगे, बार बार पढ़ते जाओगे, दिमाग का क्या कर रहे हो, बहुत अत्यधिक व्यय कर रहे हो, बहुत अत्यधिक खर्च कर रहे हो, जोर डाल रहे हो, दबाव डाल रहे हो। तो आपका दिमाग कौन से कम काम करेगा, चेतन मन का काम करेगा। अगर उस बीच में आपके आसपास से कोई दुर्घटना भी हो जाती है ना, तब भी आपको पता नहीं चल रहा होता है कि यार मेरे आसपास क्या हो रहा है। मोबाइल की रिंग बज रही है, आपको ध्यान नहीं चलेगा। आपकी मम्मी रूम में आके चली गई, आपको पता नहीं चलेगा। आपके पापा आपको आवाज दे रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थितियां बन जाती है। तब आपका दिमाग जो काम कर रहा होता है ना, वो चेतन मन का काम कर रहा होता है। यानी कि अत्यधिक ज्यादा सोच विचार किसमें होता है, चेतन मन में। बहुत से बोलते हैं कि यार इसका दिमाग है ना खिसक गया थोड़ा, वो चेतन मन में चला जाता है। किसमें चला जाता है, चेतन मन में। अपना दिमाग हमेशा चेतन मन में नहीं रहता है। आपने अत्यधिक लोगों को, साइंटिस्ट को वगैरह को देखा होगा, जो पागल टाइप के रहते हैं, यानी कि अजीब गरीब बातें करते रहते हैं। वो क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा ऑल टाइम चेतन मन में रहता है। किसमें रहता है, चेतन मन में रहता है। वो अत्यधिक ज्यादा सोचते रहते हैं किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चर्चा के बारे में, सामाजिक चीज हो, कोई भी एनी वन, कोई भी चीज हो, वो अत्यधिक ज्यादा सोचते रहते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा का, यानी कि अपनी ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको चेतन मन बोलते हैं। चेतन मन सबको समझ में आया कि कौन सा मन आपका चेतन मन है। अभी आप नॉर्मल मुझे पढ़ रहे हो, बिल्कुल नॉर्मली पढ़ रहे होंगे, कोई बाहर भी ध्यान जा रहा होगा, इधर भी ध्यान जा रहा होगा, ग्रुप में आप बातें भी कर रहे हो तो बातों की रिप्लाई भी कर रहे हो, तो सभी चीजें कर रहे हो, आप अचेतन मन में हो। किसमें हो, अचेतन मन में। यानी कि अत्यधिक लोग, सभी प्रकार के लोग जो होते हैं अचेतन मन में काम करते रहते हैं। लेकिन अत्यधिक ऊर्जा, ज्यादा सोच विचार करना, ये सारी चीजें किसमें आएगी, अचेतन सॉरी चेतन मन में आएगी। ठीक है। और चेतन मन जो है, कौन सा है चेतन मन, ये वाला बर्फ का वो टुकड़ा है जो ऊपर हुआ निकला है। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि सिगमंड फ्राइड ने आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि बर्फ के कौन से टुकड़ों को चेतन मन कहा गया है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार चेतन मन बर्फ का वो टुकड़ा होता है जो पानी से बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, चेतन मन कहलाता है। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं अर्ध चेतन मन की। ठीक है, अर्ध चेतन मन कौन सा होता है, यह चेतन मन तथा अचेतन मन, अचेतन मन के बीच मार्ग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मार्ग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मार्ग का कार्य करता है। यानी कि अर्ध चेतन मन जो है, चेतन मन, अचेतन मन, यानी कि आपका दिमाग किसमें, अभी चेतन मन में। ठीक है, आपका दिमाग किसमें, अचेतन मन में। तो अचेतन मन से अर्ध चेतन मन में, मान लो आपको कोई चीज याद नहीं आ रही, भूल गई आप, स्मरण नहीं हो रही है उस चीज को, किसी चीज को अटक रहे हो, किसी चीज को भूल रहे हो, अचानक भूल गए, प्रयत्न करने पर याद आ रहा है। तो वो जो प्रयत्न करने पर याद आ रहा है, तो वो चेतन मन का आप दिमाग करोगे, यूज करोगे। तो वो जो भूलना, अटकना या स्मरण करना, वो सारी चीजें क्यों होती है, अर्ध चेतन में। आपका माइंड किस में रहता है, अर्ध चेतन मन में। कभी तो चेतन मन में चला जाता है, कभी अचेतन मन में चला जाता है। बार बार विस्मरण करने पर याद आती है वो चीजें कि हाँ ऐसा हुआ था, कि हाँ ऐसा हुआ था। तो इस तरह की जब स्थितियां बनती है, तब कौन सा दिमाग काम करता रहता है, अर्ध चेतन मन आपका काम करता रहता है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि सिगमंड फ्राइड ने अर्ध चेतन मन की बर्फ के टुकड़े से कौन से भाग से तुलना करी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सुनना आराम से। कि सिगमंड फ्राइड ने अर्ध चेतन मन की तुलना बर्फ के उस भाग से किए जो कभी तो पानी में डूबता है, कभी बाहर निकलता है। क्या बोला मैंने, कभी तो पानी में डूबता है, कभी बाहर निकलता है। यानी कि जिग जैग वाली फॉर्म जो बनती है, वो कौन सा भाग रहता है, अर्ध चेतन मन। कभी तो चेतन मन में रहता है दिमाग, कभी अचेतन मन में रहता है। और ये चेतन मन, अचेतन मन दोनों मैंने आपको समझा दिए। नॉर्मली आप मान लो, नॉर्मली खाना खाते रहते हो, तो आपका दिमाग किस में काम करता रहता है, अचेतन मन में काम करता रहता है, क्योंकि आपका सारी तरफ ध्यान रहता है। इच्छाएं भी चलती रहती है, सीरियस भी होते रहते हो, फिर मजाक भी करते रहते हो, कोई आवाज देगा वो भी सुनते रहते हो, मोबाइल भी चलाते रहते हो, सारा दिमाग काम करेगा। क्या करेगा, सारा दिमाग काम करेगा। तो ये सारी चीजें होगी अचेतन मन में। और जो चेतन मन है, उसमें बिल्कुल आप सर्वाधिक वे एक ही चीज पे फोकस करोगे, तो वो चेतन मन कहलाएगा। ठीक है। तो अर्ध चेतन मन कभी अचेतन मन में, कभी चेतन मन में, ये दोनों का मार्ग का कार्य करता है कि दिमाग आपका एक जगह न रुक जाए, कभी वहां चला जाए, कभी यहाँ चला जाए। ठीक है, उसको कौन से बोलते हैं, अर्ध चेतन मन। इसका कोई भाग नहीं होता कि ये 10%, 20%, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें भाग नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन अचेतन मन की। किसकी बात करते हैं, अचेतन मन की। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, तो अचेतन मन कौन सा हो जाएगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है,
सबसे बड़ा भाग है ना, देखो इसको बोलने की जरूरत भी नहीं है। पानी में डूबा हो, सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से कौन से भाग से करी है? जो सर्वाधिक बड़ा है, यानी कि जो बर्फ पानी में डूबा हुआ है, जो पानी में डूबा हुआ है बर्फ का टुकड़ा, वो कौन सा भाग है? अचेतन मन है। कौन सा भाग है? अचेतन मन में सबसे बड़ा भाग है। कितना है? कितना भाग है? 90%। या अगर आपसे कौन सा भाग है? 9/10वां भाग। कौन सा भाग है? 9/10वां भाग। इसमें ऊर्जा का सबसे कम वे होता है। इसमें ऊर्जा का क्या होता है? इसमें ऊर्जा का सबसे कम क्या होता है? व्यय होता है। व्यय का मतलब खर्च होता है, यानी कि इसको यूज करने में, इस दिमाग को यूज करने में, यानी कि इसकी जो सोच विचार क्षमता रहती है, उसको व्यय करने में आपकी ज्यादा ऊर्जा का खर्च नहीं होगी, ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि सिगमंड फ्राइड ने इसकी तुलना, अचेतन मन की तुलना बर्फ के कौन से भाग से की है, तो आपको बिल्कुल दिख रहा है बर्फ के कौन से भाग से की है? जो पानी में डूबा हुआ है, जो सबसे बड़ा है, वही कौन सा भाग है? अचेतन मन है। यहां तक होती है सभी को क्लियर? इसको दमित इच्छा भी कहते हैं, दमित इच्छा भी। दमित इच्छा यानी कि जो दबी हुई इच्छा रहती है, वो मैं आपको लिखाऊंगा आगे। दमित इच्छा का भंडार भी कहते हैं इसको, अचेतन मन को। कौन सी? दमित इच्छा, यानी कि दबी हुई इच्छा रहती है। जिन इच्छाओं का अपन दमन कर लेते हैं, हो नहीं पाती, कर नहीं पाते, तो दबा लेते हैं, कौन सा दिमाग काम करता है? अचेतन मन करता है। काम शक्ति का भंडार भी कहते हैं इसको, काम शक्ति का क्या कहते हैं? काम शक्ति का भंडार भी कहते हैं इसको। तो काम शक्ति यानी कि काम वासना, काम वासना कौन सा है? अचेतन मन है। तो ये होता है अचेतन मन, ठीक है। सभी को चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, तीनों मन समझ में आते हैं? समझ में आगे? क्लियर है सभी को? देखो यहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार बर्फ के टुकड़े से किस भाग की कौन सी तुलना की गई है, तो आपको ये डायग्राम याद कर लेना, दिमाग में इसको बिठा लेना। देखो मैंने बर्फ भी बना दिया। ये क्या है? ये तो बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। ये क्या है? पानी है। और ये क्या है? टब। ये क्या है? टब है। अब सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है बहुत ही इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको याद हो जाए। कभी आपको जिंदगी में ऐसा नहीं लगे कि सर हमें वो सिद्धांत अभी क्लियर नहीं हुआ, या चेतन मन क्लियर नहीं हुआ, या अचेतन मन क्लियर नहीं हुआ, या फिर हमें अर्धचेतन मन समझ में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए अपने साथ, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं क्या करना है। लिख लिया? चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं सिगमंड फ्राइड के प्रकार। अब इन तीनों प्रकारों के आधार पर, या तीनों मन के आधार पर, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को आधार माना। मूल प्रवृत्ति को तो आधार मान ही रखा है सिगमंड फ्राइड ने, क्योंकि व्यक्तित्व के जो प्रकार है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, वो किसके आधार पर है? मूल प्रवृत्ति के आधार पर। तो इन तीनों प्रकारों के आधार पर क्या लिखेंगे? इन तीनों प्रकारों के आधार पर, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? इन तीनों प्रकारों के आधार पर। कौन से प्रकार? अचेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। तो इन तीनों प्रकारों के आधार पर मूल प्रवृत्ति को इन्होंने क्या माना? आधार माना। और इसके अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए। कितने प्रकार दिए सिगमंड फ्राइड ने? सिगमंड फ्राइड ने क्या दिए? व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए। कितने प्रकार दिए? 3 प्रकार दिए। क्या प्रकार दिए? 3 प्रकार दिए, ठीक है। अब वो 3 प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजीली समझना। एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन इदम की। इन्होंने जो प्रकार दिया था सबसे पहला इदम, इसको आईडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रकार कौन सा है? पहला वाला प्रकार है।
ठीक है, इदम आईडी, इसको सुखवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे पूछ ले जाता, अगर आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में डायरेक्ट कि सुखवादी सिद्धांत कौन सा है, तो आप कौन सा बोलोगे? इदम है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। और एक बात अभी यहीं बोल देता हूं, बाद में लिखाने की जरूरत पड़नी चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे बता देना कि हाँ सर आपने पहले बोल दिया। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए गए थे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इदम, और सबसे ज्यादा बेस्ट भी किसने बताया? इदम को बताया। और सबसे ज्यादा सुखवादी भी किसको बताया? इदम को बताया। और सबसे ज्यादा अगर अपने अनुसार बोले कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, तो वो है इदम। तो किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। और अपने अनुसार भी यही होना चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ भी किसको रहे हैं? सिगमंड फ्राइड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो दूसरी बात करें इदम की, इसमें अचेतन मन की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? अचेतन मन की प्रधानता रहती है। अब मैं आपको क्या करता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं, और जो जो इसमें बातें आएगी वो लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या बातें आई? स्टोरी पहले सुना देता हूं, फिर आप जब मैं लिखने लगूंगा तो आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखना, सुखवादी सिद्धांत क्यों कहा है? इसमें, इस सिद्धांत में मेरी बातों को सब ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। इस सिद्धांत में जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार रहता है, इसको समझना। इस सिद्धांत में मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति की अपन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति वो काम करेगा, जो कर्म करेगा, वो सिर्फ भोगने के लिए कर्म करेगा, यानी कि उसको सुख ही चाहिए। अब इसके पीछे चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे मुझे इसका मर्डर ही क्यों करना ना पड़े, चाहे मुझे इसको घर से बाहर क्यों नहीं निकालना पड़े, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सुख चाहिए। कर्म से कोई मतलब नहीं है, इसका क्या फल होगा इससे भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो भी दमित इच्छाएं रहेगी उनको निकालने की कोशिश करेगा, जो भी अपने फालतू दिमाग में जो भी कचरा आएगा वो भी सब करेगा वो। तो ये सुखवादी सिद्धांत, अब इसमें सुख भोगने की इच्छा रखता है। होता क्या है, मान लो कोई एक व्यापारी है या फिर एक दुकानदार है जो केले बेच रहा है। क्या बेच रहा है? केले बेच रहा है। केले बेचता, आवाज लगा रहा है, केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो। ठीक है, आप बेच रहा है, देख रहे हो, एक बालक आता है और उस ठेले वाले को देखता है, जो केला वाला रहता है उसको देख रहा है। अब देर दूर से देख रहा है उसको, अभी गया नहीं है उसके पास केले लेने। अब उस बालक के पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है। अब बालक क्या सोच रहा है? मैं व्यक्तित्व के इस प्रकार की बात कर रहा हूं, तो कहानी भी इसी की बताऊंगा। सारी कहानी एक ही रहेगी और तीनों प्रकार में अलग अलग स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन कहानी एक ही है, नाम एक ही है, पात्र एक ही रहेंगे। केले वाला ही रहेगा, व्यक्ति भी वही रहेगा, बालक भी वही रहेगा। ठीक है, सुनना। ठेले वालों को देखा, केले वालों को देखा उसने, और उसके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो वो क्या सोच रहा है कि यार हो सकता है मैं इसके पास जाऊं, रिक्वेस्ट करूं, केले दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। अब मैं क्या करता हूं, वो मेरे पास, उसने देखा कि थोड़ा पास में उसके पास पत्थर रखा हुआ था या डंडा था, तो वो क्या सोचता है कि यार मैं इस डंडे की इस व्यापारी को मारूं, इस दुकानदार वालों के मार दूं, या पत्थर की मार दूं और केले लेके भग जाऊं। क्या सोचा उसने? इस तरह से सोचा। वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो पुलिस वाले आ जाएंगे या फिर मुझे कोई जेल हो सकती है, ये भी नहीं सोच रहा। वो क्या सोच रहा है? बस मुझे ये केले चाहिए। क्या सोच रहा है वो? कि मुझे तो ये केले चाहिए कैसे भी प्रकार से, चाहे मैं यहां से लेके भगूं, चाहे चोरी करूं, चाहे इस व्यापारी के डंडे मार के लूं, लेकिन मुझे केले चाहिए। अगर इस तरह की भावना जब आ जाती है तो वो कौन से व्यक्तित्व में आती है? इदम में आती है। किस में आती है? इदम में। समझ में आया सभी को? एक केले वाला रहता है, कोई बालक रहता है, उसको क्या करना है? केले प्राप्त करने। क्या करने? केले प्राप्त करने। क्यों प्राप्त करने? क्योंकि उसको केले पसंद है, उसको केले खाने हैं। जब उसके अंदर इच्छा क्या जगी? इच्छा जगी कि यार मुझे केले चाहिए, मुझे केले से बहुत प्यार है, मुझे तो केले खाने हैं बस। तो वो क्या करता है कि मुझे तो अब केले प्राप्त करने। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा भी रहता है जिसको केले, भूख तो लगती है बहुत, उसने केले भी देखे, मुंह में पानी भी आ गया, लार भी आ गई, गुलाब जामुन खाना है, लेकिन पैसे नहीं है। तो वो क्या करेगा? यार पैसे नहीं है, नहीं ले सकता, देखते बाद में। तो उसने क्या कर दिया? दमित इच्छाओं को दमन कर दिया वहां पर। ठीक है, इच्छा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सुखवादी, यानी कि सुख की प्राप्ति चाहिए उसको, तो बस कैसे भी करके मुझे तो वो केले खाने हैं। सभी को स्टोरी समझ में आई? अब एक एक जो बातें लिखूंगा स्टोरी से कनेक्ट करके चलना, ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि व्यक्ति के इस प्रकार में किसकी प्रधानता रहती है? मूल प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। मूल प्रवृत्ति की सर्वाधिक प्रधानता रहती है।
जैसे मैंने कहानी सुनाई, आपको लगा नहीं उसमें कि इसमें मूल प्रवृत्ति की सर्वाधिक प्रधानता है? यानी कि मूल प्रवृत्ति संवेगों के माध्यम से वो क्या क्या सोच विचार कर रहा है, क्या क्या उसके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे हैं, क्या क्या एक भी प्रकार का उसमें सकारात्मक गुण नहीं आ रहा। वो क्या सोच रहा है, बस मुझे तो केले प्राप्त करने। इन मूल प्रवृत्ति के आधार पर फ्राइड ने इसे पशुवत कहा। क्या कहा फ्राइड ने इसे, सिगमंड फ्राइड ने, सिगमंड, सभी वीडियो को लाइक करेंगे प्लीज, इसे पशुवत, क्या कहा, पशुवत व्यक्तित्व कहा। क्या कहा, पशुवत व्यक्तित्व कहा। कैसे कहा, देखो मान लो अगर वो बालक है, वो किस तरह से सोच रहा है। आपने देखा कि उसको तो क्या चाहिए, केले चाहिए। अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर मान लो उस बालक की जगह कोई बंदर होता, क्या होता, कोई बंदर होता, तो बंदर आपसे ये पूछता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं, वो केले लेके भग जाता। तो ऐसी स्थिति कौन करता है, गाय होती तो डायरेक्ट मुंह मार लेती केले पे और केले खाता रहता, फिर व्यापारी चाहे उसको देता रहता, उसको भगाता रहता, डंडे से मारता रहता। तो बालक भी तो ऐसे ही सोच रहा है जैसे पशु करते हैं, जैसे पशु करते हैं वैसे ही तो बालक सोच रहा है। बालक के पास पैसे नहीं है, बालक ने ये कब सोचा कि यार मैं अगर इसके केले लूंगा तो ये मुझे मारेगा, ऐसा नहीं सोचा। बालक ने ये भी नहीं सोचा कि मुझे जेल हो जाएगी, ये भी नहीं सोचा। बालक ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे केले नहीं मिल सकते, ये भी नहीं सोचा। क्या गाय ऐसे सोचती है? गाय डायरेक्ट केले खाने होते हैं, केले खा लेती है। बंदर आता है केले लेके भग जाता है। यानी कि वो तो कभी ये नहीं सोचता ना कि यार वो व्यापारी मुझे मारेगा, ये आदमी मुझे मारेगा। या गाय भी ऐसे सोचती है क्या कभी कि यार इस सब्जी वाले ठेले के पास नहीं जाऊंगी, ये मुझे मारेगा? वो मारने के बाद पता चलता है उसको, गाय को, कि हाँ मुझे भगा रहे हैं। पहले तो कोशिश तो करता है वो जाने की। ये बालक भी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या परिणाम होंगे अभी बालक ने नहीं सोचा। जैसे जानवर सोचते हैं, जानवर भी यही सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा, क्या ये आदमी मुझे मारेगा, ऐसा नहीं सोचता। वो डायरेक्ट केले खाने की, सब्जी खाने की, फल फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन कर रहा है, पशुवत श्रेणी के कर रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने इस प्रकार के व्यक्ति की, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व का जो बालक होता है उसको क्या बताया, पशुवत व्यक्तित्व कहा है। क्या कहा है, पशुवत व्यक्तित्व कहा है। इस प्रकार के व्यक्तित्व में, इस प्रकार के व्यक्तित्व में अचेतन मन की क्या रहती है, प्रधानता रहती है। कौन से मन की प्रधानता रहती है, अचेतन मन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो किस तरह से मैंने आपको बताया कि अचेतन मन में जितनी भी इच्छाएं प्रकट होती है, इच्छाओं का भंडार ग्रह, इच्छाओं का दम, सारी चीजें, इच्छाएं जितनी भी जन्म लेती है, कौन से भाग में लेती है, अचेतन मन में लेती है। जितना भी फालतू सोचना, अचेतन मन काम करेगा। जितने भी नेगेटिव पॉइंट वगैरह, पॉजिटिव पॉइंट वगैरह जो भी आते रहते हैं, अचेतन मन में आते हैं। यानी कि फालतू की दुनिया भर की जो तारी मारी सारी चीजें जो रेवच है ना, सब अचेतन मन में रेवच है। किसमें रेवच है, अचेतन मन में। आपका जो वो कहते हैं ना कि यार दो औरतें लेडी से बातें कर रही है, पटलाई कर रहा है, ये दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, पटलाई कर रहे हैं, दिन भर इनके काम करते हैं, अचेतन मन में बातें कर रहे हैं, बस दुनिया भर के काम बिगाड़ रहे हैं। कौन से काम कर रहे हैं, कोई सीरियस का मैटर कर रहा हो तो चेतन मन की बातें होती है, कोई नहीं करता चेतन मन की, वो तो पागल हो जाता है। फिर वो तो पागल बताते हैं। तभी तो क्या बताया गया कि जो सिगमंड फ्राइड ने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताया वो इसी को बताया, क्योंकि अचेतन मन में रहना चाहिए ताकि खुल्लम खुल्ला और प्रसन्न तो है, खुश तो है, सुखवादी सिद्धांत। ठीक है, ये होता है अचेतन मन की प्रधानता। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सिगमंड फ्राइड के कौन से प्रकार में, सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के कौन से प्रकार में अचेतन मन की प्रधानता रहती है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, इदम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इदम आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अचेतन मन कौन सी व्यक्तित्व के प्रकार की प्रधानता बनता है, अचेतन मन की, यानी कि इदम की। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब अचेतन मन को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, काम वासना का भंडार या काम प्रवृत्ति। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी, तो ये लिख लेना, काम वासना, काम प्रवृत्ति। इसको क्या बोला जाता है, काम वासना काम प्रवृत्ति का भंडार बोला जाता है अचेतन मन को। ठीक है, काम वासना से संबंधित जो भी आएगी सब किसमें आएगी, अचेतन मन में आएगी। ठीक है, आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखाता हूं। ठीक है, चलो इधर लिख लेते, कुछ भाग इधर लिख लेते।
देखो इस प्रकार के व्यक्तित्व में अचेतन मन की प्रधानता रहती है। बात किसकी कर रहे हैं? अचेतन मन की, ठीक है, अचेतन मन। इसको क्या बोला मैंने? अचेतन मन को इच्छाओं की जननी। क्या बोलते हैं? इच्छाओं की जननी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि इच्छाओं की जननी कौन से मन का भाग है? अचेतन मन का। जितने भी आपकी इच्छाएं जन्म लेती है, आपकी क्या इच्छा है, आपने क्या सोचा, आप इसके लिए क्या सोच रहे हो, आगे क्या प्लान बना रहे हो, ये सारी चीजें कहाँ जन्म लेती है? अचेतन मन में। लेकिन ये सारी चीजें, इच्छाएं जो होती है वो कैसी होती है? दमित होती है। दमित होती है। क्या होती है? दमित होती है। यानी कि आप इनको प्रकट नहीं होने देते हो। क्या नहीं होने देते हो? प्रकट नहीं होने देते हो। जैसे उस बालक की दिमाग में क्या है? इच्छाएं जन्म ली। क्या इच्छा थी? कि मुझे तो ये केले प्राप्त करने। उसने उन इच्छाओं को प्रकट नहीं करा। कैसे प्रकट नहीं करा? अगर वो चाहता तो एक बार उससे पूछ लेता, उस आदमी से जाके पूछ लिया कि भैया मुझे केले दे दो, हो सकता है वो एक केला देता। लेकिन वो इच्छाओं को जन्म कर रहा है, बातें कर रहा है, अपने ही अपने मन में बातें चलाता जा रहा है। मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, मुझे इस तरह से करना है, मुझे इस तरह से करना है, यहाँ से भागना है, यहाँ से इसको पत्थर मारना है, इसको ठेले को गुड़का देना है, इस बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि इच्छाओं की पता नहीं क्या क्या इच्छाओं का जन्म ले रहा है वो। किसमें कर रहा है? अचेतन मन में। अचेतन मन की प्रधानता किससे बताई गई है? इदम से बताई गई है। किससे बताई गई? इदम से। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं इतना डिटेल से आपको इतना कहानी से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको इदम को कभी ना भूलें, ठीक है? लिख लीजिए आप। मिटा दूं? चलिए इदम की और बातें करते हैं आगे। सुखवादी सिद्धांत बताया गया है। किसने बताया है? सिगमंड फ्राइड ने। ये सारी बातें कौन कर रहा है? सिगमंड फ्राइड कर रहा है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इदम की। इदम को अचेतन मन का क्या बोलते हैं? राजा भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? राजा। राजा अगर राजा नहीं आया ऑप्शन में, स्वामी आ जाए तो भी एक ही बात है। स्वामी आ जाए, शासक आ जाए, एक ही बात है। शासक कहते हैं। किसको कहते हैं? शासक कौन है? इदम। कौन है? इदम। यानी कि कंट्रोल किसका रहता है? उस व्यक्तित्व का अचेतन मन पर इदम, ठीक है? तो इदम को क्या बोलेंगे? अचेतन मन का राजा, स्वामी और शासक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है अचेतन मन को राजा, सॉरी, इदम को अचेतन मन का राजा, स्वामी, शासक कहा जाता है, या इदम को शासक, राजा, स्वामी कहा जाता है। किसका? अचेतन मन का, ठीक है? ये सारी चीज समझ में आए? यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं? देखो अब और क्या बोल सकते हैं? ये सारे काम कौन करवा रहा है? उसका व्यक्तित्व कर रहा है। कौन सा व्यक्तित्व करवा रहा है? इदम वाला व्यक्तित्व कर रहा है। कौन सा काम करवा रहा है? सारे बुरे प्रकार के काम करवा रहा है। कौन करवा रहा है? इदम। इसीलिए क्या बोला? इसको राजा बोला। कौन से मन से करवा रहा है? अचेतन मन से करवा रहा है। उस बालक ने सोचा कि यार मैं इसको थप्पड़ मार दूं, या मैं इसको डंडे से मार दूं, या इसको पत्थर से मार दूं। ये काम कौन करवा रहा है? उसका इदम वाला व्यक्तित्व करवा रहा है। समझ में आई ये सारी चीज? अब ये इदम वाला व्यक्तित्व करवा रहा है, किसके माध्यम से करवा रहा है? अचेतन मन के माध्यम से। अगर मान लो वो चेतन मन के माध्यम से करता तो वो तो बोल देता कि नहीं नहीं, चेतन मन में तो ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, ये तो गलत बात है, अगर मैं इसको मारूंगा ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है, इसमें मुझे सजा होगी। इस तरह की बातें आती। कब आती? जब वो चेतन मन से काम करवाता। लेकिन चेतन मन से काम इदम नहीं करवाएगा। चेतन मन से काम करवाएगा कौन? परम अहम। जो भगवान जैसा काम होता है, देवताओं जैसा काम होता है, वो किसी में व्यक्तित्व में पाया नहीं जाता। और वो ये सोचता कि मुझे अर्ध चेतन मन से काम करवाना है, तो अर्ध चेतन मन से कौन काम करवाएगा? वो ईगो। कौन करवाएगा? ईगो। लेकिन यहां पर अपन बात कर रहे हैं इदम। इदम अपने अचेतन मन से काम करवाएगा। कौन सा? बुरे वाले काम करवाएगा। कौन से काम करवाएगा? बुरे। यानी कि सुखवादी सिद्धांत, मुझे तो सुख की प्राप्ति चाहिए, कर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका क्या फल होगा? मान लो कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है ना, तो वो अचेतन मन से करता है। अगर वो चेतन मन से करा तो उसको मर्डर करते टाइम सोच में आएगा ना कि यार ये करूंगा तो गलत बात है, ये तो ऐसे करते हैं क्या? कोई किसी को मारते हैं क्या? नहीं, ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है? ये सारी चीजें आती। इसके माध्यम से जो है सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के प्रकार दिए, ठीक है? तो क्या लिखेंगे?
अर्थात सभी वीडियो को लाइक करेंगे, पहले शेयर कर दिया करो वीडियो को, जल्दी से सभी वीडियो को शेयर करेंगे। आपसे बोलते एक बार बोलते कर दिया करो यार, नए नए बच्चे आ जाते वो भी शेयर नहीं करते। ठीक है, यानी कि क्या, अपने बुरे मन का, क्या लिखेंगे अब, अपने बुरे मन का प्रबंधन कौन करता है? अपने बुरे मन का प्रबंधन कौन करता है? इदम व्यक्तित्व करता है। कौन करता है? इदम व्यक्तित्व करता है। किसके माध्यम से करता है? अचेतन के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? अचेतन मन के माध्यम से करता है। ठीक है, अर्थात अचेतन मन को किसके माध्यम से? अर्थात अचेतन के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो अचेतन मन को, अचेतन मन को, अचेतन मन को इच्छाओं का भंडार गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छाओं का भंडार गृह। देखो, इच्छाओं का भंडार गृह क्यों कहते हैं ये भी सुन लेना। अपने बुरे मन का प्रबंधन कौन करवाता है? इदम करवाता है। किसके माध्यम से करवाता है? अचेतन मन के माध्यम से करता है। अब अचेतन मन को क्या बताया? इच्छाओं की जननी, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, किसमें? अचेतन मन में। अब इच्छाओं का भंडार गृह, क्योंकि वो दमित करता है, मैंने बताया था ना, अचेतन मन क्या वो करता है? इच्छाओं को दबाता है, दमित करता है, यानी कि बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो दबा लेता है। तो दबा लेने का मतलब क्या है? भंडार गृह, उसमें इकट्ठा करना। किसमें? अचेतन मन में चीजों को इकट्ठा करना, वो क्या होती है? इच्छाओं का भंडार गृह होती है। क्या होती है? इच्छाओं का भंडार गृह होती है। अब और बात करें, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के व्यक्तित्व में, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कर्म करना, क्या करना? कर्म करना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। यानी कि देखो, सुखवादी सिद्धांत बताया गया है। सुखवादी सिद्धांत का मतलब ही यही है। मान लो आप ही हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का सुख चाहिए, किसी भी प्रकार का, आपके पास मान लो कोई, आपकी सैलरी महीने की मंथली पैकेज है 20,000 रुपए। अब आपको सुख की प्राप्ति किससे हो रही है? आपके दिमाग में क्या आया कि मुझे तो कार लानी है, जबकि आप कार नहीं ला सकते हो, क्योंकि कार लाओगे तो आपके ऊपर ज्यादा बोझ आ जाएगा और आप हो सकता है बर्बाद भी हो जाओ। लेकिन आपके अचेतन मन में क्या हुआ? इच्छाओं की जन्य हो गई। आप अगर कार लाने की कोशिश कर रहे हो तो क्यों? क्योंकि आप कर्म करना पसंद नहीं कर रहे हो। कर्म का मतलब भी यही होता है कि जो भी एक सामाजिक रूल से, समाज के माध्यम से चलना, ये सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन इदम प्रकार का व्यक्तित्व समाज के बारे में, नैतिक नियमों के बारे में, नैतिक गुणों के बारे में, या फिर दूसरों के बारे में, किसी भी के बारे में नहीं सोचता है, केवल अपने बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? केवल अपने बारे में सोचता है। कौन से व्यक्तित्व का बालक? इदम का बालक। सिगमंड फ्राइड के अनुसार केवल अपने बारे में सोचने वाला व्यक्तित्व कौन सा? इदम है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि, मैंने बोला आपसे कि आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। आप 20,000 रुपए कमा रहे हो महीने के, लेकिन आपको गाड़ी, आपकी इच्छाएं किसमें जन्म ली? अचेतन मन में जन्म लिया। लेकिन आप नहीं ला पाते हो बहुत बार, तो आप बुरे हो जाते हो, बुरा मन हो जाता है आपका। तो भंडार ग्रह हो गया ना, कि आपकी इच्छाएं दमित हो गई, दबा दी आपने इच्छा। किसमें दबा दी? अचेतन मन में दबा दी। चेतन मन में तो आप कभी इच्छाओं को दबा ही नहीं सकते। चेतन मन में तो कार्य होगा, चेतन मन में जाने के बाद तो कार्य होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है। इसके अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसमें एक और लाइन लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी को? क्या लिखा मैंने? इस प्रकार के व्यक्तित्व में वाले व्यक्ति कर्म करना पसंद नहीं करते, अर्थात, अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात फल भोगना चाहते हैं। बस इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फल भोगना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? केवल फल भोगना पसंद करते हैं। यानी कि उनको तो फल चाहिए, कैसे भी चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए, केवल हमें फल चाहिए। ठीक है, कर्म कैसा भी हो, बुरा हो,
अच्छा हो, लेकिन मुझे तो ये चीज चाहिए। ये किस में होता है? इदम में होता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? सुखवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको, सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एक दो लाइन और लिखा नहीं, फिर वो लिखा देंगे। मिटा दूं? चलिए, अब सुखवादी सिद्धांत बोला गया है इसको। अब मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है आपके, नई नई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है। नई नई गवर्नमेंट जॉब है, कोई रीट में लग गया, नई नई गवर्नमेंट जॉब लगा, उसकी सैलरी कितनी है? कितनी सैलरी होगी? 20,000 22,000 रुपए। अब वो चाहता है, इच्छाएं जन्मी हुई, क्या चाहता है कि मुझे तो कार लानी है। अब नहीं हो पाया, तो उसमें किसकी कमी आ गई? धैर्य की कमी आ गई। सुखवादी सिद्धांत क्यों थे? क्या उसमें धैर्य रहा क्या? अगर उसमें धैर्य होता है तो वो क्या सोचता कि नहीं यार, अभी सैलरी बढ़ने दो, उसके बाद मैं गाड़ी लाऊंगा। तो इसमें धैर्य का अभाव रहता है। किसमें? इदम में। सॉरी, मैंने इदम मिटा दिया, इदम आईडी। इस प्रकार के व्यक्तित्व में के व्यक्तित्व में किसका अभाव रहता है? धैर्य का अभाव रहता है। धैर्य का अभाव रहता है, यानी कि जल्दी से सुख चाहिए उसको, तो यानी कि जैसे जीवन में आया और उसको तो सुख की प्राप्ति करनी है, धैर्य ही नहीं है, ठीक है। अपनी प्रत्येक समस्याओं को, अपनी प्रत्येक समस्याओं अपनी प्रत्येक समस्याओं का हल, अपनी प्रत्येक समस्याओं का हल बिना किसी बाधा के, बिना किसी बिना किसी बाधा के बिना किसी बाधा के करना चाहता है। यानी कि मान लो उसके पास कोई समस्या है, अभी मैंने बताया ना, बालक की समस्या क्या थी कि उसको भूख लग रही थी। अब उसको क्या, कोई रोके टोके, मान लो उसको कोई आदमी आ जाता, समझाता कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, ऐसे नहीं, तो वो उसको बाधा मानेगा। बाधा वो नहीं है कि उसको बाद में सजा क्या होगी, वो बाधा नहीं है। बाधा ये, मान लो दो व्यक्ति वहां पर आ जाते, उस बालक को बोलते कि क्या सोच रहा है कि यार मुझे वो केले खाने, कि पैसे नहीं है कि तेरे पास, कि नहीं है, कि फिर कैसे लेगा, कि नहीं नहीं मैं तो उसको मार के ले लूंगा ना। फिर वो बोले कि नहीं नहीं गलत बात है, आप इसको कैसे मार सकते हो, केले वाले को कैसे मार सकते हो, जब तक आपके पास पैसे नहीं है उसको मारोगे तो वो नहीं मारेगा क्या तुम्हें। तो वो जो समझा रहे हैं, कौन? वो जो समझाने वाले जो बालक थे उनके पास, उनको क्या मानेगा? अपनी समस्याओं का बाधा मानेगा। क्या मानेगा? तो वो बिना किसी बाधा के उस समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें, यह प्राय, यह व्यक्तित्व प्राय कौन से बालक में पाए जाते हैं? छोटे बालकों में, छोटे बालकों में पाया जाता है, अर्थात शेषवावस्था में। इस प्रकार का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के अनुसार किसमें पाया जाता है? छोटे बालकों में, अर्थात शेष अवस्थाओं में। हर एक व्यक्तित्व, इदम हो चाहे अहम हो चाहे परम अहम हो, ये जो तीनों व्यक्तित्व हैं, इसमें एक अलग अलग व्यक्तित्व, अगर आगे बात करेंगे अहम की तो वो बाल्यावस्थाओं के बालक में पाया जाता है। फिर परम अहम की बात करें, वो बहुत ही कम बालकों में पाया जाता है, अगर पाया भी जाएगा तो किशोर अवस्था के बालकों में पाया जाएगा। आपने ये जो मैंने सारी चीजें बताई है, इसमें इच्छाओं की जननी, ये सारी चीजें वो शेष अवस्था के बालक में पाया जाता है। क्योंकि शेष अवस्था के बालक में ना तो सामाजिक गुण होते हैं, ना नैतिक गुण होते हैं, और किसी को प्रति क्या सोचना है, क्या सजा हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, इनके गलत इफेक्ट क्या पड़ेंगे, ये भी नहीं जानता है। इसीलिए ये शेष अवस्था के बालक में पाया जाता है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये सिद्धांत जो मैंने पहला वाला जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया, कैसा लगा आपको, किस तरह से समझ में आया? ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इस कहानी को ध्यान में रखना, आगे भी मैं इस कहानी के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट कीजिए धड़ाधड़, ठीक है। आपकी क्लास ऐसे ही रखनी चाहिए, मजा आ रहा हो क्लास में, बिल्कुल, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।